दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ पर एक्सिस बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं एक्सिस बैंक की मार्केट कैप की बात करूंगा तो देखिए 2,64,778 करोड़ का मार्केट कैप है और मार्केट कैप बहुत तगड़ा मार्केट कैप है भाई। करंट प्राइस की बात करेंगे 860 रुपये है और हाई कंपनी ने 970 का लगाया, लो कंपनी ने 618 का लगाया। तो एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न एक्सिस बैंक ने डिलीवर करके दिया है। स्टॉक की पी की बात करूंगा तो वैल्यूएशंस काफ़ी ठीक भी हैं और अच्छे भी हैं। करेक्टली वैल्यूएड कंपनी है। बुक वैल्यू 385 रुपये का है, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको बुक वैल्यू की इतनी तगड़ी कंपनी बुक वैल्यू के अपने ऑलमोस्ट 2 या 3 गुना ही मिल रही है। तो कुछ खास बुक वैल्यू के हिसाब से ख़राब नहीं दिखता है। डिविडेंड की बात करेंगे, कंपनी बहुत थोड़ा सा डिविडेंड देती है, पर अगर कोई लोग डिविडेंड की वजह से शेयर को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐसी कंपनियां अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड केवल 0.12% है। डिविडेंड से रिलेटेड अगर मैं बात करूंगा, अगर आप डिविडेंड से रिलेटेड कंपनियां ढूंढ रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी तरफ से अगर आप डिविडेंड से रिलेटेड कंपनियां ढूंढते हैं तो डेफिनेटली ऐसे पीएसयूज कंपनी ही चुननी चाहिए आपको, क्योंकि पीएसयूज कंपनी ही ऐसी होती हैं जहां पर डिविडेंड अच्छा मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की मोस्टली इनकम डिविडेंड से ही होती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो बैंक के हिसाब से देखें तो ठीक है। फेस वैल्यू बात करेंगे 2 रुपये है, तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में एक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और बैंक का काम क्या होता है, एमएसएमई हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रिटेल बिजनेस हो गया और मिड कॉरपोरेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना इनका काम होता है। इसी के साथ साथ चलिए कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे पीई के हिसाब से कि कौन सी महंगी कंपनी कौन सी सस्ती है। एचडीएफसी बैंक देखो 20 का पीई है, आईसीआईसीआई 18, कोटक का 27, एक्सिस बैंक देखिए 14 का पीई है। वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर मैं इंडसइंड बैंक को छोड़ दूँ तो एक्सिस बैंक का वैल्यूएशन अच्छा है, सही वैल्यूड कंपनी है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूंगा तो सितंबर, दिसंबर और मार्च क्वार्टर में देखो इसका रेवेन्यू 20,000 करोड़, फिर 22 हो गया, और मार्च 23 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट के 3 क्वार्टर से देखें तो लगातार इंक्रीमेंट ही रेवेन्यू में दिख रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 10,000 करोड़ का, 11,000 करोड़ का और देन 12,000 करोड़ का, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ अगर मैं खर्चे पर भी नज़र डालूं तो खर्चा देखो 7,536, 8,671 एंड 8,209। खर्चा कंपनी ने कंट्रोल कर लिया, इंटरेस्ट इनकम बढ़ा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो कि अच्छी चीज़ है। पर अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँगा तो कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट्स दिए हैं, -5,334 करोड़ के। वो रीज़न क्या रहा इसमें से, तो आप ये देख सकते हो कि रेवेन्यू, इनकम, ये हो गया फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, और उसके साथ साथ जो अदर इनकम है ना, अदर इनकम में इनको कुछ पे ऑफ करना पड़ा होगा 6,994 करोड़ का, ये इनका लॉस हो गया। ठीक है, इसकी वजह से कंपनी के बहुत हैवी प्रॉफिट्स डाउनफॉल आया, जो कि ये दिख रहा है 5,334 करोड़ का। ईपीएस कंपनी का देखेंगे तो 17 का ईपीएस है, वो भी नेगेटिव में जा चुका है। पर इससे डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये जो अदर इनकम की वजह से ही कंपनी के अंदर लॉस रिपोर्ट किया है, वो भी थे एक्सेप्शनल आइटम्स। ये इन्होंने कुछ राइट ऑफ किए होंगे, इसी की वजह से प्रॉफिट में दिक्कत आई है। यही रीज़न है कि शेयर इतना ज़्यादा नहीं टूटा। अदरवाइज ऐसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी का इतना तगड़ा अगर लॉस आ जाता है तो डेफिनेटली शेयर टूट जाता। रेवेन्यू अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो रेवेन्यू देखो 64,000 करोड़, 68,000 करोड़ एंड देन 87,000 करोड़ रेवेन्यू अच्छा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इंटरेस्ट देखो 34, उसके बाद 43 करोड़ का रेवेन्यू। एक्सपेंस की बात करेंगे तो एक्सपेंस ठीक है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करूं, जबकि देखो उधर करीब करीब 5,000 करोड़ का लॉस आया, उधर ऊपर रिपोर्ट किया कंपनी ने। तो लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 10,919 करोड़ का ही है। अगर उसको राइट ऑफ कंपनी ने ना किया होता तो डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू और अच्छा आता। ईपीएस की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कोई डरने वाली बात है नहीं फिलहाल इसमें। ठीक है, आओ चलो कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करके देखूँ यहाँ से, ये देखो प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखो, प्रोमोटर्स की बहुत कम होल्डिंग्स बची हुई है यहाँ पर, केवल 8.16% के आसपास ही। एफआईआई इस कंपनी के अंदर जाते हुए दिखे, डीआईआई इस कंपनी के अंदर आते हुए दिखे, और पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक भी हल्की सी जाते हुए दिखी है। पहले पब्लिक होल्ड करती थी 10.83, अभी होल्ड कर रही है 10.79% स्टेक। तो केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट पे दिक्कत आई है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है। तो डेफिनेटली अब एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी कि यहाँ से जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, ठीक है, अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा अप्रैल, मई, जून, 30 जून के जो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, तो आपको उन रिजल्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर वहाँ पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो डेफिनेटली एक कंसर्न इस कंपनी के लिए खड़ा हो जाएगा। फिलहाल मुझे ऐसा कोई कंसर्न दिखता नहीं है। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। वीडियो मेरे मित्रों, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।